बिहार के उस मुख्यमंत्री की कहानी जिसके शासन काल में बिहार भारत का सबसे बेहतर शासित राज्य माना गया और जिसके शासन काल में बिहार भारत में दूसरा ऐसा राज्य जिसकी अर्थव्यवस्था को सबसे बेहतर कहा गया। और किसके द्वारा कहा गया? तो भारत की संसद के द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी के द्वारा कहा गया कि भारत में बिहार दूसरा सबसे अच्छा अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। वह मुख्यमंत्री खुद जाति से भूमिहार था, लेकिन भूमिहारों के जमींदारी के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाने वाला आदमी बना। सबसे पहले दलितों को मंदिर में प्रवेश कराने वाला राजनेता बना। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण सिंह थे। श्री कृष्ण सिंह बिहार के वह मुख्यमंत्री जिनके अगर 10 साल के शासन काल को बिहार के अगर राजनेता एक बार अपनी आंखों से देख लेंगे, एक बार उनके बारे में पढ़ लेंगे, तो हाथ जोड़कर उनकी प्रतिमा के सामने उनका पांव पकड़कर बैठ जाएंगे और उनको अपना गुरु मान लेंगे। वह मुख्यमंत्री जिसके शासन काल में बिहार के अंदर मात्र 10 साल के शासन काल में उसके आजाद भारत का सबसे पहला रिफाइनरी बना, तो उसके बिहार में अगर इस भारत का सबसे पहला खाद कारखाना बना, तो उसके उस वक्त के बिहार में अगर सबसे पहला या कहिए कि सबसे बड़ा एशिया का इंजीनियरिंग कारखाना बना, तो उसके अपने बिहार में। और इसके अलावा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की बात ही छोड़िए। आज कहानी आपको श्री कृष्ण बाबू की सुनाएंगे। वह मुख्यमंत्री जिनके योगदान को शायद याद किया जाए तो आज के राजनेता वह सब कुछ सीख सकते हैं कि बिहार फिर से सबसे अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल हो जाए। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आज श्री कृष्ण सिंह की कहानी बताने के पीछे का कारण है कि 136वीं जयंती मनाने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ी तैयारी की गई है। लालू प्रसाद यादव उसका उद्घाटन कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने क्या काम किया, इस बात का जिक्र होना सबसे जरूरी है। सबसे पहले एक एक करके आपको हम बताते हैं उनके काम को और उसके बाद वह कहानी बताएंगे कि जब श्री कृष्ण बाबू स्वर्गवासी हो गए और उनके तिजोरी को तोड़ा गया, तब उनके तिजोरी में से 24,500 रुपया मिला और 24,500 रुपया 4 अलग अलग लिफाफों में था, जिसमें से 20,000 रुपया उनके कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कमेटी के लिए रखा गया था। उसमें से 3,000 रुपया उनके मुनीब जी की बेटी की शादी के लिए और 1,000 रुपया महेश बाबू के छोटी बेटी को देने के लिए और बाकी का बचा 500 रुपया जो उनका सेवा करता था नौकर, उसको देने के लिए। अब सबसे पहले श्री कृष्ण बाबू के कामों का जरा एक ब्यौरा आप सुनिए। अब आजाद भारत का सबसे पहला रिफाइनरी बरौनी ऑयल रिफाइनरी श्री कृष्ण बाबू ने बनवाया। दूसरा सुनिए, आजाद भारत का सबसे पहला खाद कारखाना सिंदरी और बरौनी रासायनिक खाद कारखाना श्री बाबू के कार्यकाल में हुआ। एशिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कारखाना जिसको भारी उद्योग निगम कहते हैं, HEC, जो हटिया में पड़ता है। और उस वक्त पर झारखंड और बिहार एक ही राज्य था। मतलब कि ये तमाम कारखाने जो थे वो श्री बाबू ने अपने बिहार में लगवाए थे। अब इसके बाद सुनिए कि देश का सबसे बड़ा स्टील प्लांट बोकारो में जो उस वक्त पर बिहार में था, जो एशिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड गढ़हरा में, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इन सब चीजों की गिनती आप करेंगे तब आपको पता चलेगा कि भागलपुर यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर कॉलेज, सब कुछ श्री बाबू के शासन काल में बिहार में स्थापित किया गया। और इसके बाद एक छोटी सी कहानी कि उस वक्त की तत्कालीन संसद भवन के द्वारा फोर्ड फाउंडेशन को एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया, या फोर्ड फाउंडेशन ने एक रिपोर्ट तैयार किया। अब उस रिपोर्ट में उस वक्त के सबसे प्रसिद्ध जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने क्या कहा, इस बात को जरा गौर से सुनिए। उसमें कहा जाता है रिपोर्ट में कि बिहार
इस भारत का सबसे बेहतर शासित राज्य है। इसके बाद कहा गया कि बिहार की अर्थव्यवस्था पूरे भारत में दूसरी सबसे अच्छी, सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था है। अब आप अंदाजा लगाइए कि श्री कृष्ण बाबू ने किस प्रकार से काम किया होगा। उन्होंने अपने बिहार को, उस वक्त झारखंड भी बिहार था, उसको किस प्रकार से बनाया होगा और कैसे वहां पर विकास का कार्य होता था। अब एक और बात, भूमिहार होने के नाते कई सारे ठप्पे बेवजह लगाए जाते हैं श्री बाबू पर, तो इसका 2-3 कहानी सुनिए। श्री बाबू भूमिहारों के जमींदारी के खिलाफ, या कहिए कि बिहार में जमींदारी के खिलाफ आवाज उठाने वाले सबसे पहले नेता थे, जो उतने बड़े पद पर हो, जो बिहार का मुख्यमंत्री हो और जो बिहार के मुख्यमंत्री की हैसियत से यह सब कुछ कर रहा हो। श्री बाबू वो राजनेता जो दलितों को मंदिर में लेकर, कहा जाता है कि सबसे पहले गए और उन्होंने बताया कि अब दलितों को कोई रोक नहीं पाएगा मंदिर में जाने से, और वो श्री बाबू भूमिहार थे। लेकिन भूमिहार होने के बावजूद उन्होंने यह सब कुछ किया। और आज हम जाति के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके जाति को लेकर तमाम प्रकार के सवाल या उनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं। फिलहाल श्री बाबू की 136वीं जयंती समारोह के लिए भव्य आयोजन हुआ है, तो हमने सोचा कि श्री बाबू की ये छोटी सी कहानी आपको सुनाई जाए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।